वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो हम आज का क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जिन मेंबर्स को आना था वो आ गए हैं, और जो रिमेनिंग है वो जो है रिकॉर्डिंग देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, किसी का सवाल है मिसेस अदनान का कि आपसे ये पूछना था कि प्राइवेट कंप्लेन जिसे इससे कहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। अच्छा, प्राइवेट कंप्लेंट जो मजिस्ट्रेट को देते हैं 200 CRPC में, आप उसकी बात कर रही हैं? काइंडली थोड़ा इसको स्पेसिफाई कीजिएगा अपने क्वेश्चन को, ताकि मैं समझ सकूं। मैं आप जो भी आपका फिर क्वेश्चन होगा मैं आपको लास्ट में इसका जवाब दे दूंगा। आप इसको स्पेसिफाई कर देना। बहरहाल मैं कंटिन्यू करता हूँ लेक्चर को। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है एक्विटल। अच्छा, एक्विटल के साथ साथ जो रिलेटेड चीजें हैं वो भी हम कवर करेंगे। कौन सी चीजें रिलेटेड हैं? एक तो हम पढ़ेंगे एक्विटल क्या है। दूसरा, एक्विटल और डिस्चार्ज में फर्क क्या है। तीसरा, एक्विटल मजिस्ट्रेट कब कर सकता है, कब सेशन कोर्ट कर सकती है और कब हाई कोर्ट करेगी। और कौन सी एप्लीकेशन हम ड्राफ्ट करेंगे एक्विटल के लिए। तो ये सारा कुछ आज का लेक्चर होगा। ये प्रोसीजर देखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे। अच्छा, ये जो अक्विटल है ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है। कभी कभी क्या होता है, अक्विटल दो तरीके से लेते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। एक तो नॉर्मली कन्वेंशनल मेथड है, जज जो है जब जजमेंट सुनाता है तब हम अक्विटल ले लेते हैं। लेकिन जजमेंट से पहले भी आप अक्विट ले सकते हैं। अपने क्लाइंट का जो भी अक्यूज है आपका, उसका आप अक्विटल करवा सकते हैं। तो वो मेन होता है जो आज का हमारा मेन टॉपिक होगा। पढ़ेंगे हम दोनों तरीके, लेकिन एप्लीकेशन जो फाइल होगी वो जजमेंट से पहले वाले के लिए होगी। जजमेंट के बाद तो वो जज अपना खुद ही अक्विट कर देगा, अगर वो बाय जो है उसके ऊपर साबित नहीं हुआ। तो ये अक्विटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, आपके क्लाइंट को जजमेंट तक इंतजार कराने की भी जरूरत नहीं होती। जजमेंट से पहले ही आप उसकी अक्विटल करवा सकते हैं। तो कौन से केसेस में ऐसा कर सकते हैं हम, वो आज देखेंगे। उसके साथ साथ एक होता है डिस्चार्ज। जो मजिस्ट्रेट होता है वो डिस्चार्ज भी कर देता है अक्यूज को। तो डिस्चार्ज और अक्विटल में क्या फर्क होता है वो भी देखेंगे। और उसके बाद मजिस्ट्रेट भी अक्विट कर सकता है, और सेशन कोर्ट भी अक्विट कर सकती है, और हाई कोर्ट भी। उन तीनों के केसेस देखेंगे वो कब करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन जो होगी अक्विटल की वो देखेंगे। तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के, देते हैं कि अक्विटल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अक्विटल को हम समझेंगे कि अक्विटल की मीनिंग क्या है। इसको हम उर्दू में बोलते हैं बाइज्जत बरी करना। अब मेरे उर्दू ऐसे लिखते हैं या मुझे पता नहीं, मैं सिंधी में ही लिख लेता हूँ उसको उर्दू की तरफ। बाइज्जत बरी करना। आपने अक्सर सुना होगा फिल्मों में कि ये बाइज्जत बरी हो गया अदालत से। मतलब कि इसके ऊपर किसी किस्म का जो एलिगेशन लगाया गया था वो साबित नहीं हुआ। तो इन सिचुएशन में कोर्ट उसको क्या कर देती है, अक्विट कर देती है। और उस अक्विट करने के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं अक्विटल। तो ये उसकी मीनिंग है। उसके बाद हम अक्विटल की डेफिनेशन देखते हैं लीगली। ये तो उसकी जो है नॉर्मल इंग्लिश की मीनिंग हो गई। लेकिन इसकी लीगली डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं। अच्छा, अक्विटल की डेफिनेशन क्या है? अक्विटल मीन्स टू अक्विट द अक्यूज्ड। जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर इल्जाम लगाए गए, उसको अक्विट करना, उसको बाइज्जत बरी करना।
उसको हम बोलेंगे अक्विटल। और दूसरा, उसको डिक्लेयर करना कि ये गिल्टी नहीं है, तो डिक्लेयर समवन नॉट गिल्टी। गिल्टी डिक्लेयर करना तो फिर वो कन्विक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को हम बोल दें कि भाई ये नॉट गिल्टी है, तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि भाई इस कोर्ट ने उसको नॉट गिल्टी किया है। और नॉट गिल्टी का मतलब है अक्विट करना और अक्विटल करना। तो अगर नॉट गिल्टी कोर्ट करती है तो उस सिचुएशन में भी हम बोलेंगे कि भाई कोर्ट ने इसको अक्विट कर दिया। तो ये उसकी है डेफिनेशन जो लीगली इसको माना जाता है। उसके बाद अक्विटल की दूसरी चीजें देखते हैं कि अक्विटल किसके थ्रू आती है। तो अक्विटल जो आती है वो आती है वर्डिक्ट और द डिसीजन ऑफ कोर्ट। कोर्ट ऐसे नहीं देगी, जुबानी नहीं बोलेगी कि भाई मैं तुम्हें अक्विट कर दी हूँ। जैसे बेल अगर करती है तो बेल के लिए आर्डर निकालेगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बेल आर्डर। लेकिन अक्विटल के लिए आर्डर नहीं होता। ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई कोर्ट ने अक्विटल आर्डर कर दिया, बल्कि बोलेंगे कि भाई कोर्ट ने वर्डिक्ट और डिसीजन के थ्रू इसको अक्विट कर दिया। तो ये नार आर्डर नहीं है, ये क्या है, ये वर्डिक्ट है। वर्डिक्ट की मीनिंग भी डिसीजन है और डिसीजन की मीनिंग भी डिसीजन है। वर्डिक्ट इसको लीगली हम बोलते हैं नॉर्मली, जब कोई कोर्ट डिसाइड करती है किसी चीज के ऊपर, उसको हम बोलते हैं वर्डिक्ट। क्रिकेट में भी जैसे यूज होता है थर्ड एम्पायर की वर्डिक्ट, तो वो थर्ड एम्पायर का क्या होता है, वो फैसला होता है। तो कोर्ट का भी फैसला होगा तो उसको हम वर्डिक्ट भी बोल सकते हैं और डिसीजन भी। तो जो अक्विटल होती है वो आर्डर के थ्रू नहीं आती, वो किसके थ्रू आती है, वो आती है वर्डिक्ट और डिसीजन ऑफ द कोर्ट के थ्रू। वो कब आती है, जब एविडेंस जो प्रेजेंट किए गए हों वो सफिशिएंट ना हो गिल्ट प्रूव करने के लिए। जो अक्यूज है, जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, एलिगेशंस, तो जो एविडेंस स्टेज आता है, आप जब हमने प्रोसीजर पढ़ा था सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट के बाद जो, तो उसमें एविडेंस सारे कुछ दिए जाते हैं। तो एविडेंस स्टेज में अगर एविडेंस सफिशिएंट ना हो उसकी गिल्ट प्रूव करने के लिए, तो कोर्ट उसको इनोसेंट डिक्लेयर करेगी। तो इनोसेंट डिक्लेयर कर देगी तो सब्सिक्वेंटली वो क्या हो जाएगा, वो अक्विट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीजों एक्स्ट्रा बता देता हूँ। नॉर्मली हम क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं। जैसे आप लोग हो गए, मैं हो गया, और कोई आपका दोस्त हो गया, वो क्या है, लॉ की नजर में क्या है, वो इनोसेंट है। अगर मेरे ऊपर एलिगेशंस लगे, एफआईआर हो गई, खुदा ना खास्ता, उसके बाद मैं अक्विट हो गया, तो अब मैं इनोसेंट नहीं रहा। अब मैं क्या हो गया, अब मैं हो गया डबल इनोसेंट। इसको हम बोलते हैं, टर्म में बोलते हैं डबल इनोसेंस। अब मेरी डबल इनोसेंस हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई, पहले तो मैं ला की नजर में क्या था, इनोसेंट था, जैसे हर लोग है जिसके ऊपर एलिगेशंस नहीं है। लेकिन एलिगेशंस के बाद फिर भी वो साबित नहीं हुए और कोर्ट ने खुद बता दिया कि ये इनोसेंट है। पहले तो ला ने मुझे इनोसेंट डिक्लेयर किया, एक इनोसेंट हो गया। उसके बाद कोर्ट ने भी मुझे क्या कर दिया, इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया। तो ये दूसरी बात हो गया, मतलब दूसरी बार में इनोसेंट डिक्लेयर हो गया। तो अब मैं क्या हो गया, मैं डबल इनोसेंस की कैटेगरी में आता हूँ। तो इस हिसाब से जो भी बंदा है अक्विट हो जाता है कोर्ट में, तो उसको बोलते हैं कि भाई ही इज इन द कैटेगरी ऑफ डबल इनोसेंस पर्सन। अब ये पहले भी इनोसेंट था, अब क्योंकि कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया है तो इस वजह से अब ये डबल इनोसेंस में आता है। तो आई होप कि आप डबल इनोसेंस का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो जो बंदा अक्विट होता है तो उसको हम ये बोलते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं, ये अक्विट हो गया, अक्विट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। तो अक्विट के बाद हम देखते हैं कि डिस्चार्ज और अक्विट, इनमें दोनों में फर्क क्या होता है। तो अक्विट में तो हमने देखा बायदत बरी करना होता है। डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं होता। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब क्या है, किसी के ऊपर एलिगेशन या चार्ज लगाना, जैसे चार्ज फ्रेम हो गया। तो डिस्चार्ज का मतलब उसके ऊपर जो चार्ज है वो खत्म करना, अक्विट करना नहीं, चार्ज खत्म करना फॉर द टाइम बीइंग। और क्यों खत्म करना, क्योंकि उसके ऊपर जो एविडेंसेस नहीं हो, लेकिन अगर उसके बाद एविडेंसेस मिल जाते हैं तो फिर वो फिर केस चला सकता है। तो डिस्चार्ज ये होता है। फिर भी हम इसको जो डेप्थ में देखते हैं, आपके लिए हम इसको ओवर सिंप्लीफाई करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंस है वो ये है कि अक्विट में क्या होता है, हम लीगली फ्री कर देते हैं अक्यूज को। लीगली अब वो आजाद है, अब वो क्या हो गया है, वो इनोसेंट हो गया है, कोर्ट ने उसे खुद डिक्लेयर कर दिया। लेकिन डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं कि आप लीगली फ्री हो। डिस्चार्ज में आपको कब भी कोर्ट आपको वापस बुला सकती है कि आओ और फेस करो इसको, केस को। अक्विटल में आप वंस अक्विट हो गए फिर आपको कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। डिस्चार्ज में क्या होगा, रिलीज हो जाएगा अक्यूज, रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई केस खत्म हो गया। अक्विटल का मतलब है केस खत्म होना, डिस्चार्ज का मतलब केस खत्म नहीं होना। डिस्चार्ज में सिर्फ अक्विट, जो अक्यूज होता है उसको कोर्ट रिलीज कर देती है इस ग्राउंड पे कि भाई जो केस है वो प्राइम फेशिया केस नहीं है। अच्छा, ये टर्म आ गई है प्राइम फेशिया, तो इसका मतलब क्या है। तो हम इसको थोड़ा डीप में देख लेते हैं, क्योंकि ये अमूमन काम आता है प्राइम फेशिया। बेल में भी हम ये ग्राउंड बनाते हैं
कि केस प्राइम फेशिया नहीं है, लिहाजा इसको बेल दी जाए। तो इसको हम डीप में थोड़ा देखते हैं। डज एनी वन ऑफ नो द मीनिंग ऑफ द प्राइम फेशिया? अगर वो जानता है तो चैट बॉक्स में बता दे काइंडली। चलें ठीक है, हम जो है खुद ही देख लेते हैं इसको। प्राइमा फेशिया इसको हम बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन आप जो भी बना लें, स्पेलिंग इसकी यही होगी। इसकी मीनिंग होती है एट द फर्स्ट ग्लेंस। अच्छा, किसी ने कमेंट किया है तो मैं देख लेता हूँ। अच्छा, इनोसेंट पर्सन। अच्छा, प्राइमा फेशिया का मतलब है एट द फर्स्ट ग्लेंस। मतलब कोई ऐसा केस जो पहली नजर में लगे कि वाकई ये ऑफेंस हुआ है। अब ये इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं। पहले वो भी देख लेते हैं, उसके बाद इसका एग्जांपल भी देखते हैं। इससे रिलेटेड एक और भी जजमेंट्स जब आप पढ़ेंगे, उनमें एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, जिसका ये होता है, मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूँ। इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे अच्छी तरह नहीं आती, क्योंकि ये लीगल जो मैगजिम्स है ना, तो इस वजह से प्रोनाउंसिएशन इनकी अपनी होती है। इसको मैं फिर भी कोशिश करता हूँ प्रोनाउंस करने की। रेस इप्सो लोकिएटर। इसकी मतलब क्या होती है कि भाई द थिंग स्पीक्स इटसेल्फ। जो चीजें होती हैं वो खुद बात करती हैं, उनसे पूछने की जरूरत नहीं होती। मतलब क्या? मतलब कोई बंदा है, उसका सर फटा हुआ है, तो उसे पूछने की जरूरत नहीं कि भाई मतलब कि उसे ये नहीं प्रूव करने की जरूरत नहीं कि भाई इसने तुम्हारा सर फाड़ा या नहीं। अब क्योंकि उसका सर फटा हुआ है, तो लिहाजा ये उसका सर फटा हुआ वो बात कर रहा है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ऑफेंस मेड आउट हुआ है। अब उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं जाऊं कि इसने मुझे मौत की धमकी दी है, इस सिचुएशन में मुझे प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि मैं मेरी कोई चीज ऐसी नहीं है मेरे पास जो वो खुद बात करे। लेकिन अगर किसी ने मेरी टांग तोड़ दी, तो फिर मैं अपनी टूटी हुई टांग लेकर जाऊंगा, वो टूटी हुई टांग बात करेगी। लॉ की लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं कि वो खुद बात करेगी, भाई मेरे साथ ऑफेंस कमिट हुआ है, कागनिजेबल ऑफेंस, लिया एफआईआर काटी जाए, या सारा कुछ ट्रायल चलाया जाए। तो वो मेरी टांग उधर बात करेगी, हम बोलेंगे द थिंग स्पीक्स इटसेल्फ। तो जो प्राइम फेशिया केस होता है, उसको हम बोलते हैं रेस इप्सो लुकिटर। मतलब ये दोनों एक ही चीजें, डिफरेंट नहीं है। जब जजमेंट्स होती हैं, जो रेफरेंसेस देते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं, ये एग्जैक्टली अब्दुल शकूर काजी ने सही एक्सप्लेन किया हुआ है कमेंट में, चैट बॉक्स में। प्राइम फेशिया मीन्स एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट व्यू, आर बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। ये एग्जैक्ट आपका सवाल जवाब बिल्कुल सही है। तो ये जो होता है रेस इप्सो लुकिटर और प्राइमा फेशिया, इसका मतलब ये होता है पहली नजर में ही आपको लगे कि वाकई इसके साथ ऑफेंस हुआ है। इसका एग्जांपल और भी देख लेते हैं। जैसे अगर एक कोई डॉक्टर है, वो ऑपरेशन कर रहा था। ऑपरेशन के दौरान पेशेंट जो है, पेशेंट के पेट में कोई सर्जिकल आइटम रह गया, कैंची हो गई या किसी किस्म की कोई और जो भी इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर यूज करता है ऑपरेशन के ड्यूरिंग, वो उसके पेट में रह गई, और उन्होंने जो है अपना जो भी उसका ऑपरेशन कंप्लीट कर दी। अब क्या है, अब उसके पेट में वो चीज रह गई, वो एक्सरे कराएगा। एक्सरे में वो बात खुद बात करेगा कि भाई मेरे पेट में ये चीज पड़ी है, वो सर्टिफिकेट बात करेगा। तो इससे क्या होगा, ये प्राइमा फेशिया केस बन गया, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट बात कर रहा है कि मेरे पेट में ये, और इस ये डॉक्टर की निग्लिजेंस है, क्योंकि ऑपरेशन डॉक्टर ने किया है। तो डॉक्टर की निग्लिजेंस की वजह से ही ये पेट में गया होगा। कोई दूसरा बंदा तो वो पेट में नहीं डाल सकता ना। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमा फेशिया या रेस इप्सो लिक्विटर, अगर कोई केस ऐसा हो जाता है। तो आई होप कि ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कब हम जो है केस को बोलेंगे कि भाई ये प्राइमा फेशिया है या रेस इप्सो लिक्विटर है। जब वो केस पहली नजर में आप देखने से बोले कि हाँ वाकई इसके साथ ज्यादती हुई है, इसके साथ ऑफेंस मेड आउट हुआ है, तब हम बोलेंगे कि भाई ये प्राइमा फेशिया है, रेस इप्सो लिक्विटर है। तो ये थी चंद चीजें, चंद कॉन्सेप्ट से जो आपके साथ मैंने शेयर की। उसके बाद हम वापस चलते हैं जो डिस्चार्ज है। तो डिस्चार्ज में ये बात लिखी हुई थी, तो इस वजह से एक्सप्लेन हमने की। तो डिस्चार्ज अगर तब किया जाएगा जब नो प्राइमा फेशिया केस, अगर कोई केस है प्राइमा फेशिया का, उसमें पहले ही नजर में देखने से लगता है कि भाई ऑफेंस हुआ है, तो उस नजर में आपको कोर्ट जो है डिस्चार्ज नहीं करेगी। मतलब क्या कि मैं किसी की, जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दिया कि टांग टूटी हुई है,
अब टांग टूटी हुई है, अब वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। अब क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई है, तो इस सिचुएशन में आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन आपके ऊपर एक ऐसा एलिगेशन लगाया गया है जो प्रूव नहीं किया जा सकता पहली नजर में, जैसे मौत की धमकी है, वो भी काग्निजेबल ऑफेंस है। किसी ने कह दिया कि भाई इसने मुझे वर्बली रास्ते में मिलके मौत की धमकी दे दी, अब इसको प्रूव करना तो डिफिकल्ट है, ना ही ये प्राइमा फेशिया केस है। पहली नजर में देखने से लगता है कि ऑफेंस हुआ है। भाई दोनों बंदे खड़े हैं, कोई सबूत ही नहीं, रास्ते से जा रहा था धमकी दे दी। अगर फोन पे दे देती तो फिर वो सबूत हो जाता, एविडेंस हो जाता, लेकिन उसने क्या किया है, रास्ते पे जा रहा था और उसको धमकी दे दी, तो वो प्राइमा फेशिया केस नहीं है। तो इन सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट इसको डिस्चार्ज कर सकती है। डिस्चार्ज सिर्फ इस सिचुएशन में कर सकती है। उसके बाद अक्विटल हमने पढ़ा था, अक्विटल किस वे के थ्रू होगा, वर्डिक्ट के थ्रू। लेकिन डिस्चार्ज क्या होगा, वो ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट एक ऑर्डर निकालता है कि इसको मैं डिस्चार्ज करता हूँ, ये तब करता है जब एविडेंस सफिशिएंट ना हो। तो पर्सन अगर कोई अक्विट हो जाता है तो उसको फिर अरेस्ट नहीं कर सकते हम, उस ग्राउंड में अरेस्ट नहीं कर सकते। मसलन कैसे, अगर किसी के ऊपर कोई ऑफेंस की एलिगेशन लगी है, उस ऑफेंस में अगर उसको अक्विट कर दिया गया है, तो उस ऑफेंस में फिर उसको अक्विट जो अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कोई दूसरा ऑफेंस अगर कमिट करता है तो वो अलग बात है, उसमें अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक एक ऑफेंस है उसमें वो अक्विट हो गया है, तो उस ऑफेंस के ग्राउंड में फिर वो री अरेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट ने उसे अक्विट कर दिया है। लेकिन अगर डिस्चार्ज हो गया है तो उसको फिर अरेस्ट कर सकते हैं सेम ही ग्राउंड पे, क्योंकि डिस्चार्ज इस बिहाफ पे करते हैं कि प्राइमा फेशिया केस नहीं है। प्राइमा फेशिया केस मतलब क्या, कि अभी हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन आगे मिल सकते हैं। मौत की धमकी दी है, लेकिन आगे जाके वो साबित कर सकता है, कोई दो विटनेस लेकर आए, तो इस सिचुएशन में वो केस को मजबूत बना सकता है। तो इस वजह से उसको रीअरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अक्विटल तब होता है जब किसी किस्म का ग्राउंड नहीं बचे, तब कोर्ट उसको अक्विट करती है। तो अक्विटल में फिर वो अरेस्ट नहीं होगा, फिर वो हमेशा के लिए उस केस में आजाद हो जाएगा। डिस्चार्ज में वो टाइमली जो इसको रिलीज किया जाता है, जब जो एविडेंसेस इतने सफिशिएंट ना हो। लेकिन अगर एविडेंस मिल जाते हैं तो फिर उसको अरेस्ट कर सकते हैं, अगर एविडेंस नहीं मिले तो फिर उसको कोर्ट अक्विट कर देगी। तो ये अक्विटल और डिस्चार्ज में फर्क। तो आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं अक्विटल के मूड्स, क्योंकि आज का हमारा जो मेन टॉपिक था वो था अक्विटल। क्योंकि डिस्चार्ज में भी हम रिलीज करती है कोर्ट और अक्विटल में भी रिलीज करती है, तो इस वजह से हमने डिफरेंस जानना जरूरी था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और आई होप कि ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं मूड्स ऑफ अक्विटल। अक्विटल के जो है दो मूड्स हैं, कौन से दो मूड्स हैं वो देखते हैं हम। एंड अक्यूज्ड कैन बी अक्विटेड बाय टू वेज। एक तो भाई जजमेंट आ जाए, जब सारे स्टेजेस कंप्लीट हो जाएं जो हमने पढ़े थे। जजमेंट हमने पढ़ा था, लास्ट स्टेज है हमारा। उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई एलिगेशन साबित नहीं होता तो कोर्ट अक्विटल का ऑर्डर निकालेगी कि भाई इसके ऊपर कोई साबित नहीं हुआ, लिहाजा इसको क्या कर दो, इसको अक्विट कर दो। दूसरा हमारे पास क्या रेमेडी है, फाइनल स्टेज से पहले हम अक्विटल की एप्लीकेशन फाइल करें कोर्ट में और अपने क्लाइंट को अक्विट कराएं। एक क्या है, एक तो फाइनल स्टेज है, आपको सारे स्टेजेस तक वेट करना होगा और जजमेंट आ जाए। जजमेंट में आपके क्लाइंट के ऊपर कोई भी चीज साबित ना हो तो फिर आपका क्लाइंट अक्विट हो जाएगा। दूसरी आपके पास क्या रेमेडी है कि भाई आप फाइनल स्टेज तक वेट ही ना करो, आप कोर्ट को एक एप्लीकेशन दो अक्विटल की कि भाई मेरे क्लाइंट को अक्विट किया जाए। क्यों, आपको फिर उधर ग्राउंड देने होंगे कि भाई क्यों अक्विट किया जाए, क्योंकि भाई कोई सबूत ही नहीं है किसी किस्म का। वो हम ग्राउंड जब एप्लीकेशन देखेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, उधर हम ग्राउंड देख लेंगे। बहरहाल, तो ये आप दो सिचुएशंस में कर सकते हैं। नॉर्मल तो एक कन्वेंशनल मेथड है, ये हमेशा फॉलो होता है। दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड ये है कि आप फाइनल स्टेज का वेट ही ना करें, पहले ही आप एप्लीकेशन फाइल कर दें। तो फाइनल स्टेज वाला काम तो किसका है, वो जज का है। तो वो जज खुद ही अक्विट कर देगा, उसके लिए आपको एप्लीकेशन देने की जरूरत ही नहीं है। जज करेगा, जरूरी नहीं कि मजिस्ट्रेट सेशन जज भी कर सकता है। तो इस वजह से मैं इसको जज लिख देता हूँ। तो जज वो करेगा जब उसको लगेगा कि भाई आपका क्लाइंट इनोसेंट है, तो हम वो तो उसको देखेंगे ही नहीं, वो जज का काम है। जो हमारे वकील लोग का काम है वो क्या है, ये एप्लीकेशन फाइल करना, तो वो हम देखेंगे आज के लेक्चर में। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है दो फॉर्मेट में होती है, जैसे हमने सुपरदारी की एप्लीकेशन पढ़ी थी 516 है और 517। तो वो हमने क्या देखा था कि 516 है तब फाइल करते हैं जब
ट्रायल अभी चल रहा है। 517 कब करेंगे? जब ट्रायल खत्म हो जाए। तो अक्विटल में ऐसा ही कुछ सीन है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था अक्विटल, जो है हमने दो सेक्शंस पढ़े हुए थे, आपको याद होगा। सारा प्रोसीजर हमने फर्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत कवर किया था। उसमें हमने दो सेक्शंस पढ़े थे। मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी कि ये दो सेक्शंस क्यों हैं, क्योंकि एक सेक्शन है मजिस्ट्रेट के लिए, एक सेक्शन है सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए। तो वो ये आज का लेक्चर है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। तो जब आप मजिस्ट्रेट में कोर्ट में जाएंगे अक्विटल की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, तो कौन से सेक्शन के अंडर एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे? 249A CRPC। अगर आप सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में जा रहे हैं और अपने क्लाइंट की अक्विटल कराने के लिए, तो एप्लीकेशन जो फाइल करेंगे वो कौन से सेक्शन के अंडर करेंगे? 265K CRPC। तो ये दोनों सेक्शंस हैं, मजिस्ट्रेट के अलग हैं, सेशन और हाई कोर्ट का अलग है। तो हम दोनों सेक्शंस को देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। उसके बाद हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो मजिस्ट्रेट का अक्विटल होता है, जो कौन से सेक्शन के अंडर होता है? ये होता है 249A CRPC। ये जो सेक्शंस हैं ये लॉ गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। ये लॉ गेट में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई जो मजिस्ट्रेट अक्विट करता है वो कौन से सेक्शन के अंडर करता है, और जो सेशन कोर्ट करता है या हाई कोर्ट करता है कौन से सेक्शन के अंडर अक्विट कर सकता है। तो ये सेक्शंस आपको याद करना लाजमी है, आपके वैसे भी फेवरेबल होंगे प्रैक्टिस में, और लॉ गेट के लिए भी आपको काम आएंगे। बहरहाल हम ये सेक्शन देखते हैं कि वो सेक्शन क्या कहता है। भाई ये मजिस्ट्रेट अक्विट कर सकता है किसी भी अक्यूज को एट एनी स्टेज ऑफ द केस। जब वो प्रोसिक्यूटर को सुन ले, अक्यूज को सुन ले, और उसको लगे कि भाई ये चार्ज जो है वो ग्राउंडलेस है, जो अक्यूज के ऊपर है, और देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूज बीइंग कन्विक्टेड। मतलब किसी किस्म की शक ही नहीं है कि ये अक्यूज के ऊपर ये साबित हो। मतलब जज को ये पूरी तरह ये क्लियर लगे कि भाई इसके ऊपर ये साबित होने वाला है नहीं, अब ये टाइम जाया होगा, लिहाजा इसको अक्विट कर लेना चाहिए। तो इन सिचुएशन में मजिस्ट्रेट अक्विट कर सकता है। और कौन से सेक्शन के अंडर अक्विट करेगा? 249A CRPC के अंडर अक्विट करेगा। तो ये हो गया मजिस्ट्रेट का अक्विटल। उसके बाद हम देखते हैं सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का अक्विटल, कि वो कौन से सेक्शन में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेक्शन है वो लिखा हुआ है सेक्शन 265K CRPC के अंडर। ये भी बात सेम ही लिखी हुई है जो मजिस्ट्रेट की है। आपने अक्सर देखा होगा सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट में भी बात सेम होती है, एक दो डॉक्यूमेंट ज्यादा हो जाते हैं सेशन कोर्ट में, बाकी तकरीबन बात सेम होती है। चार्ज फ्रेम में भी बात सेम होती है, क्योंकि कोर्ट है सेम ही है, प्रोसीजर सेम होता है, लेकिन सेक्शन डिफरेंट होते हैं। तो इस वजह से सवाल जो भी आते हैं किसी भी टेस्ट में या किसी भी लॉ गेट में, तो वो इस सेक्शंस के आते हैं। प्रोसीजर तो सेम होता है, तो आप एक प्रोसीजर याद कर लें तो आपको दूसरा याद करने की जरूरत नहीं, दूसरा आप सेक्शन याद कर लें। आप देख सकते हैं इधर भाई, कोर्ट अक्विट कर सकती है अक्यूज को एट एनी स्टेज, प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद, अक्यूज को सुनने के बाद, और उसको लगे कि भाई चार्ज इज ग्राउंडलेस एंड देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूज बीइंग कन्विक्टेड। यही चीज लिखी हुई थी 249A CRPC में। प्रोसीजर सेम है, सिर्फ सेक्शन अलग है। तो आप आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट कब अक्विट कर सकती है? जब वो उसको लगे कि भाई ये चार्ज जो है वो ग्राउंडलेस है, और इसको साबित होने के किसी किस्म की ग्राउंड बचा ही नहीं है, लिहाजा इसको अक्विट किया जाए, नहीं तो इसको वक्त जाया होगा। तो इस सिचुएशन में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट अक्विट कर सकती है। उसके बाद हम जो है केस स्टडी के थ्रू ये एप्लीकेशन फाइल करना सीखते हैं। तो ये केस स्टडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, किसी का सवाल था? अच्छा, बिस्मा का सवाल है कि अक्विटल के लिए कोर्ट डेट देती है या पहले से या नहीं। अच्छा, हमने जो देखा कि अक्विटल के दो मोड्स होते हैं। एक तो जो नॉर्मल मोड होता है, उसमें क्या होता है वो कोर्ट का काम होता है। फाइनल स्टेज में जब जजमेंट आ जाती है, अगर अक्विट कर देती है तो वो अक्विटल का जजमेंट में आर्डर निकाल देगी कि भाई इसको अक्विट किया जाए, उसके लिए हमें कुछ काम ही नहीं करना होगा। दूसरा जो होगा, फाइनल स्टेज से पहले, जजमेंट से पहले, पीरियर टू फाइनल स्टेज, उसमें अगर आप अक्विट कराना चाहते हैं तो ये आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जो हम फाइल जो है अभी ड्राफ्ट करना सीखेंगे। उसके लिए आप जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उसका प्रोसीजर ये है कि आपकी एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। उधर जज आपसे पूछेगा कि भाई अपने ग्राउंड्स बताओ, फिर उसको लगेगा कि वाकई ये एडमिट करनी चाहिए। एडमिट करने के बाद फिर वो जो कंप्लेनेंट होता है उसको नोटिस करेगा, और जो स्टेट का वकील होता है और पुलिस वालों को नोटिस करेगा। फिर अगली डेट के आएंगे, उसकी एप्लीकेशन सुनी जाएगी। तो तब वो डेट देगा जब आपकी एक्विटल की एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी। तो आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपका सवाल डिफरेंट है तो फिर आप पूछ सकते हैं। मुझे जितना लगा कि आपका सवाल यही है।
अच्छा, ये शरीका का सवाल है कि नाइन्थ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है। अच्छा ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ उसका। लेट मी रिमूव इट। अच्छा, एक तो हमने पढ़े थे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट, और थर्ड क्लास, वो तो उनके क्लास थे। वो लिखे जाते हैं बाद में, मतलब जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये लिखे जाते हैं बाद में। लेकिन जब इससे पहले कोई चीज लिखी जाए तो वो उसका क्लास नहीं है, वो उसका है सीरियल नंबर। ऐसे फर्स्ट हो गया फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या नाइन्थ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये एक सीरियल नंबर है उनका। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि पहचाना जा सके। अभी हैदराबाद में जो है बहुत से जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, डीजे एडीजे हैं 11, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट 20 से भी ज्यादा हैं पूरे हैदराबाद में। तो अब कोई जज को कोई केस ट्रांसफर करना हो, एडीजे को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ कोई केस आना हो, तो इन सिचुएशन में जज कैसे पहचाने? तो जज कोर्ट ने क्या कर दिया है, नंबर दे दिया है हर कोर्ट को कि भाई तुम फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, तुम सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, तुम थर्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो। तो ये सीरियल नंबर है, ये क्लास वगैरह नहीं है। जो क्लास होता है वो लास्ट में लिखा जाता है हमेशा। तो आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो हम चलते हैं एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं, जो है अक्विटल की एप्लीकेशन। ये केस स्टडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उसके बिहाफ पे हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना सीखेंगे। कि भाई एफआईआर लॉन्च हो गई थी सलमान के अगेंस्ट, न सॉरी, सलमान ने एफआईआर लॉन्च कराई थी शाहरुख के अगेंस्ट, और ट्रायल चल रहा है नाइन जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, पेशावर की है। तो अब शाहरुख क्या करता है, अक्विटल लेना चाहता है इस केस में, क्योंकि उसका केस कमजोर है सलमान का। तो इस वजह से अब शाहरुख चाहता है कि मुझे अक्विट कर दिया जाए, क्योंकि अभी मेरा टाइम जया हो रहा है, कोर्ट का भी मेरा भी। सबूत तो है नहीं सलमान के पास, फिजूल का जो है मेरे ऊपर केस कर दिया है। अब तो शाहरुख आया है हमारे पास कि भाई एप्लीकेशन ड्राफ्ट करो, मुझे अक्विटल कराओ। तो हम चलते हैं शाहरुख के बिहाफ पे, अक्विटल की एप्लीकेशन फाइल करेंगे 249A में या 265K में। 249A में तब करेंगे जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ केस होगा, 265K में जब सेशन या हाई कोर्ट में होगा। तो चलते हैं हम, क्योंकि अब ये मजिस्ट्रेट का केस है तो हम 249A की रेमेडी अवेल करेंगे। अच्छा, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये सेशन जज लिखा हुआ है लेकिन मैंने मजिस्ट्रेट की बात की है। चलो मैं उसको केस स्टडी को चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये एप्लीकेशन सारी फिर खराब हो जाएगी। लेट मी चेंज द केस स्टडी बिफोर दी सेशन कोर्ट हैदराबाद। तो ये हो गया सही। उसके बाद हम एप्लीकेशन देखते हैं। जी रेयान, केस स्टडी में ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, तो मैंने वो सही कर दी है। कि तो मैंने केस स्टडी में दिया था पेशावर, और इधर मैंने ड्राफ्ट जो है सेशन जज की कर दी थी। तो इस वजह से मैंने उधर चेंज कर दिया सेशन जज, क्योंकि अब एप्लीकेशन को चेंज करेंगे तो फिर वो सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, तो टाइम लग जाएगा। इस वजह से मैंने केस स्टडी को ही चेंज कर दिया। अब ये केस है सेशन जज के यहाँ पेंडिंग है, और अब हम अक्विटल ले रहे हैं अपने क्लाइंट का। तो हम देखते हैं कि वो कैसे लेंगे। तो हम टाइटल जैसे नॉर्मली देते हैं, इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज हैदराबाद। अब ये सेशन केस नंबर 2 क्यों दिए हुए हैं, ये मैंने प्रीवियर एप्लीकेशन जो हमारी थी प्रीवियस क्लास में, उधर भी हमने 2 दिए थे सुपरदारी में। जब हमारी प्रॉपर्टी किसी केस में फंस जाती है तो उधर हम 2 टाइटल देते हैं। 2 क्यों देते हैं? एक टाइटल होता है उस एप्लीकेशन का सुपरदारी का, दूसरा होता है जिस केस में उसको कोर्ट ने जो है क्या कर दिया है, सीज कर दिया है। तो इधर भी हम 2 टाइटल देंगे। एक टाइटल होगा इस अक्विटल एप्लीकेशन का जो ये है,
उसके बाद जो है सेशन केस का है, ये उस केस का टाइटल है जिसमें इसको जो है, मतलब जिसके ऊपर जो केस चल रहा है, इस केस में वो अक्यूज्ड है, और ये एप्लीकेशन का टाइटल है जिसमें वो अक्विटल लेना चाहता है। तो दो टाइटल इस वजह से, ये उसके ऊपर केस है, तो उसका टाइटल हमें इसने मेंशन किया हुआ है द स्टेट वर्सेस अरशद। अच्छा, ये अरशद लिखा हुआ है, नाम भी मैंने चेंज कर दिया यार थोड़ा। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा आप आज एडजस्ट कर लें। ये नाम इधर अरशद लिखा हुआ है और मैंने उधर बात शाहरुख की थी। सॉरी फॉर दिस, मुझे थोड़ी गलती हो गई आज इस वजह से। तो बहरहाल हम एप्लीकेशन को देखते हैं, फॉर्मेट तो आप समझ जाएंगे, फिर नाम चेंज करना इतने बड़ा काम नहीं है, दिस नॉट अ बिग डील। आप नाम चेंज कर सकते हैं बहरहाल। तो हम कंटिन्यू कर दें। तो हम इधर इस केस का क्या है, द स्टेट वर्सेस अरशद। अब अरशद की हम सारी डिटेल देंगे, और इसको लिखेंगे द एप्लीकेंट आर अक्यूज्ड। एप्लीकेंट इस एप्लीकेशन में, अक्विटल की में अक्यूज जिसके ऊपर इसका केस चल रहा है। और इधर दूसरी कोई पार्टी हम नहीं बनाएंगे। क्यों पार्टी नहीं बनाएंगे? क्योंकि हम जब अक्विटल लेते हैं, जब कोई भी हम एप्लीकेशन इसके बाद भाई से भी अगर फाइल कर रहे थे, तो हमारी बात सुनी नहीं जा रही थी। जैसे एसएचओ हमारी नहीं सुन रहा था, एसएसपी नहीं सुन रहा था, तो उनको हमने पार्टी बनाया था। अब इधर हम अपनी एक रेमेडी अवेल कर रहे हैं। अब इधर हम अक्विटल के लिए कहीं गए नहीं है, मतलब ऐसे किसी एसएचओ के पास चले गए कि भाई जज को बोलो मुझे अक्विट कराए, और एसएचओ ने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं एसएचओ की बात नहीं मान रहा, इस वजह से मैंने एसएचओ को पार्टी बना दी। तो अक्विटल में ऐसा कोई प्रोसीजर है नहीं। अक्विटल आप डायरेक्ट जाते हैं जज से मांगने, और जज से आप फर्स्ट टाइम मांग रहे हैं, और किसी बंदे से आप नाराज नहीं है। जैसे 22 AB में हम किससे नाराज होते हैं? एसएचओ से नाराज होते हैं, एसएसपी से नाराज होते हैं। जैसे इलीगल डिटेंशन में किससे नाराज होते हैं? एसएचओ से, एसएसपी से। या जो अगर कोई प्राइवेट बंदे ने हमारे क्लाइंट को रखा हुआ है, तो उसके प्राइवेट बंदे से। डायरेक्ट कंप्लेन में भी हम किसी प्राइवेट बंदे से नाराज होते हैं, इस वजह से हम उसको पार्टी बनाते हैं। इसमें हम किसी एप्लीकेशन में किसी बंदे से नाराज नहीं है। हम फर्स्ट टाइम कोर्ट जा रहे हैं, जज को कहने की भाई हमें अक्विट किया जाए, तो इस वजह से हम किसी भी बंदे को पार्टी नहीं बनाएंगे। सिर्फ अपने क्लाइंट को पार्टी बना के लिखेंगे कि भाई एप्लीकेंट स्लेश अक्यूज्ड। तो आई होप कि ये भी आपकी बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद क्राइम डिटेल देंगे, जिस क्राइम में आपके क्लाइंट के ऊपर केस चल रहा है। ये सारी डिटेल्स देने के बाद एप्लीकेशन का टाइटल देंगे, एप्लीकेशन फॉर अक्विटल अंडर सेक्शन 265 के सीआरपीसी। 265 के से समझ जाएगा जज कि ये सेशन कोर्ट में केस है। अगर 249A लिखेंगे तो वो मजिस्ट्रेट में ही चला जाएगा। तो ये सिर्फ सेक्शन का डिफरेंस होता है, और उधर टाइटल का, टाइटल उधर जो हमने सेशन कोर्ट का दिया हुआ है, अगर हम इधर 249A लिखते तो टाइटल उधर लिखते मजिस्ट्रेट का। तो ये सिर्फ इतना फर्क होता है, बाकी फॉर्मेट दोनों का सेम होता है। उसके बाद हम जैसे मांगते हैं हर चीज, एप्लीकेशन में कोर्ट से कोई चीज मांगते हैं तो हम लिखते हैं कि भाई इट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड डेट ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट स्लेश अक्यूज, दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू अक्विट द अबव नेम एप्लीकेंट स्लेश अक्यूज्ड। कि भाई कोर्ट से ये इल्तिजा की जाती है कि इस एप्लीकेंट स्लेश अक्यूज्ड को, जो मैटर ऊपर लिखी हुई है, उसमें अक्विट किया जाए ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स एंड फैक्ट्स। कौन से फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स हैं वो हम लिखेंगे। उसके बाद हम फैक्ट्स लिखेंगे। फैक्ट्स कौन से लिखेंगे? पहले तो आप एफआईआर के सारे फैक्ट्स लिखेंगे, जो भी आपके यहाँ एफआईआर आए, क्योंकि केस है तो केस में एफआईआर होगी। तो तो वो आप सारे फैक्ट्स आप उसको लिखेंगे, जो भी कंप्लेनेंट ने बताए हुए हैं एफआईआर में। तो इधर क्या होंगे? इधर होंगे एफआईआर के फैक्ट्स। तो वो आपकी जो भी एफआईआर होगी वो आप देंगे। इधर मैंने डैश डैश इस वजह से दिया हुआ है कि हर एफआईआर के अपने फैक्ट्स होते हैं। पहले हमने मेंशन किए हुए थे बेल में, तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप ड्राफ्ट कर रहे हो असाइनमेंट में, तो वो फैक्ट्स भी दे सकते हैं। अपनी बिहाफ पे कोई बनाना चाह रहे हैं असाइनमेंट में, तो आप बना सकते हैं, आपको जो फ्री हैंड दिया जा रहा है। लेकिन क्योंकि आप जब क्लाइंट का आएगा तो उधर आपको एफआईआर के इफेक्ट्स देने होंगे। उसके बाद क्या आप ग्राउंड बनाएंगे, क्योंकि भाई केस चल रहा है, तो एफआईआर के बाद क्या होगा? चालान सबमिट होगा। तो दूसरा आपका ग्राउंड होगा चालान से रिलेटेड, कि भाई इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस ने चालान सबमिट किया कोर्ट को, और जो भी डेट होगी वो आप इधर लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे कि भाई ऑनरेबल कोर्ट ने ट्रायल को कमेंस किया। चालान के बाद कागनिनस ली, कागनिनस लेने के बाद ट्रायल चला दिया। अब उसके बाद आपका अपना मेन ग्राउंड होगा कि भाई जो चार्ज फ्रेम की गई है एप्लीकेंट के खिलाफ और अक्यूज के खिलाफ, वो किसी किस्म की ग्राउंड लेस है, कोई रीजन ही नहीं है ट्रायल को कंटिन्यू करने का। इस वजह से जो हमारा अक्यूज है वो एप्लीकेशन प्रेफर कर रहा है ऑन दी फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब कोर्ट को हमने बता दिया कि भाई ये जो आपने चार्ज हमारे क्लाइंट के ऊपर लगाई है वो ग्राउंड लेस है। क्यों ग्राउंड लेस है? ऑन दी फॉलोइंग ग्राउंड्स।
अब वो ग्राउंड्स आप मेंशन करेंगे, कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे, कोर्ट को परसुएट करेंगे। इन ग्राउंड्स को आप मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखेंगे तो हमारा क्लाइंट इनोसेंट है, तो हम ग्राउंड्स जो है बनाते हैं, अपनी वकालत दिखाते हैं। फर्स्ट वाला ग्राउंड तो सेम है इधर कि भाई हमारा जो अक्यूज है बहुत ही शरीफ इंसान है, पीस लविंग सिटीजन है, और हैविंग नो नेक्सस विद द कमीशन ऑफ एलिड ऑफेंस। अच्छा, नेक्सस का मतलब क्या है? लिखा हुआ है तो हम इसको जरूर देखेंगे क्योंकि नया लफ्ज है। नेक्सस की मीनिंग है कनेक्शन। इसका मतलब क्या है? कनेक्शन। ये एक लीगल टर्म है। नॉर्मली अगर आप कोई चीज लिखना, आप इधर कनेक्शन भी लिख सकते हैं कि भाई द ही हैविंग नो कनेक्शन विद द कमीशन ऑफ एलिस्ट ऑफेंस। लेकिन जब आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर रहे हो तो कोशिश ये किया करें कि जो लीगल वोकेब है वो ज्यादा इस्तेमाल करें। मैं आपके साथ लीगल वोकेब शेयर करूंगा आज ग्रुप में, मेरे पास एक पीडीएफ पड़ा हुआ है। तो जब भी आप ड्राफ्ट करें कोशिश करें एक दो लीगल वोकेब जरूर यूज करें। इससे क्या होता है? इससे इंप्रेशन बढ़ता है। को लगेगा कि भाई ये बंदा पढ़ा हुआ है। तो ये रिलीफ मांगने में इनडायरेक्टली काम आता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली काम जरूर आता है। क्योंकि एक इंप्रेशन बन जाएगा कि भाई होशियार है या मतलब जहीन वकील है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज काम आ जाएगी। तो मैं आपके साथ ये लीगल वोकेब शेयर कर देता हूँ ग्रुप में क्लास खत्म होने के बाद, तो काइंडली उसको जरूर देखिएगा। बहरहाल हम दूसरा ग्राउंड देखते हैं कि भाई एफआईआर जो की गई है अक्यूज के ऊपर, वो क्या है? वो फाल्स है, फेब्रिकेटेड है, और जो स्टोरी मेंशन की गई है उस पर किसी किस्म का यकीन ही नहीं कर सकते, वो पूरी की पूरी झूठी है। अब ये ग्राउंड क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे क्लाइंट को हम अक्विट कराना चाहते हैं। जैसे अगर हम बेल लेनी है तो हम क्या ग्राउंड देंगे कि भाई इसको बेल दे दो, ये कहीं नहीं भागेगा। क्योंकि कोर्ट को ये डर होता है कि ये भाग ना जाए या एविडेंस को टेम्पर ना करे, तो फिर उधर क्या ग्राउंड होगा कि भाई इसको बेल दे दो, ये एविडेंस को टेम्पर ही नहीं करेगा, ये बहुत ही शरीफ इंसान है। तो ग्राउंड वो देते हैं। तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन ग्राउंड डिफर करते हैं, और क्योंकि ग्राउंड एप्लीकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अब हमें अक्विट चाहिए तो हम सारी जो मेहनत है इस चीज पे लगाएंगे कि ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ, ये सारी झूठी कहानी है, लिहाजा हमारे क्लाइंट को क्या करो? अक्विट करो। तो तीसरा ग्राउंड भी यही होगा। फिर वो स्टोरी टू स्टोरी चेंज होगा। अब ये हमने जो पहले स्टोरी पढ़ी थी उससे रिलेटेड ये केस चल रहा है, तो वो ग्राउंड भी हमने वही लिया हुआ है। ग्राउंड क्या है कि भाई कंप्लेनेंट ने इतना बड़ा अमाउंट दे दिया 10 लाख का, और एग्रीमेंट ही नहीं बनाया राइटिंग में, ना ही किसी किस्म की रिटन एग्रीमेंट उसने पेश की है कोर्ट में। और ये डाउट कर रहा है कि एफआईआर जो है वो झूठी है, क्योंकि भाई इतना बड़ा अमाउंट किसी को देना और बिना एग्रीमेंट के ये हो ही नहीं सकता। ये भी एक ग्राउंड है जो हमारी अक्विटल की एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद हम क्या देंगे कि भाई कंप्लेनेंट ने किस, अगर सिचुएशन है विटनेस प्रोड्यूस नहीं किया, अगर प्रोड्यूस किया है तो ये आप ग्राउंड नहीं दे सकते। तो ये वो जो भी आपको लेकुनाज मिल रहे हैं उस केस में वो आप जरूर मेंशन करेंगे। अब हमारे केस में ये लेकुनाज हैं तो इस वजह से हमने ये मेंशन किए हुए हैं। क्यों? कौन सा लेकुना है कि भाई इसने किसी किस्म का विटनेस नहीं दिया हुआ, इतनी बड़ी रकम दे दी ऐसे ही किसी को दे दी और किसी बंदे को विटनेस ही नहीं बनाया। क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है दो बंदों को विटनेस बनाना, आई होप कि दो या दो से ज्यादा बना सकते हैं, ये जरूरी होते हैं। और इसने 10 लाख रुपए दे दी और कोई विटनेस ही नहीं बनाया, तो इससे ये लगता है कि इसकी कहानी क्या है? वो झूठी है। उसके बाद हम लिखेंगे कि भाई कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था फिर भी इसने विटनेस प्रोड्यूस नहीं किया। अगर ऐसा कोई हुआ है तब भी आप लिखेंगे। हम ये सपोज करते हैं कि इस केस में ऐसा हुआ है, इस वजह से हमने ये लिखा हुआ है। उसके बाद हम क्या लिखे थे कि भाई एफआईआर जो है वो 8 दिन के डिले से हुई है, इस वजह से इसको लगता है कि ये मेलाफाइड इंटेंशन है। मैंने एक वीडियो भी शुरू जो है शेयर की थी ग्रुप में। उसमें एक जो लेडी थी उसने रेप का जो है एलिगेशन लगाया था। उसमें जिस बंदे के ऊपर लगाया था उसमें 2 दिन की सिर्फ डिले की थी। उस 2 दिन की डिले के ग्राउंड पे बंदा आक्विट हो गया। पहले तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अक्विट कर दिया था। अब इस एक ग्राउंड की वजह से वो उसकी जिंदगी बच गई, क्योंकि रेप की सजा आपको पता है 25 साल है, और फांसी की सजा भी आ सकती है। तो उसकी सारी उम्र तबाह हो जाती। तो सिर्फ 2 दिन की डिले की वजह से उसको अक्विट मिल गया। तो ये डिले का बहुत ही बड़ा ग्राउंड होता है जो आप यूज करते हैं, बेल में भी आप यूज कर सकते हैं और इधर भी आप यूज कर सकते हैं अक्विट में। उसके बाद हमारा क्या ग्राउंड है? ये ये इस केस से रिलेटेड है। आपका जो दूसरा केस होगा तो वो आप उससे रिलेटेड बना सकते हैं। इस केस से रिलेटेड है वो देखते हैं क्या है कि भाई कंटेंट ऑफ एफआईआर लीव डेट, जो चेक था वो इशू किया था सिक्योरिटी के
थ्रू एंड इट इज वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ डेट की 489 एफ तब अप्लाई नहीं होगा जब इशू चेक किया गया हो एज ए सिक्योरिटी। ये एक प्रिंसिपल है कि आप किसी बंदे को चेक दे रहे हो एज ए सिक्योरिटी के तौर पर, कि अगर तुमने मुझे अमाउंट वापस नहीं किया तो फिर तो चेक है तुम्हारे पास। तो इस सिचुएशन में जो है 489 एफ नहीं अप्लाई होगा। 489 एफ कब अप्लाई होगा? जब आप किसी बंदे को चेक दे रहे हो कि भाई ये चेक लो और पैसे निकल लो, विथड्रा कराओ, और जब वो बंदा बैंक में जाता है तो पता चलता है कि इसका बैलेंस क्या है, जीरो है, इसके तो पैसे ही नहीं। तो इस बंदे ने क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया। अब फ्रॉड कर दिया तो इस पे लगेगा 489 एफ इस सिचुएशन में। लेकिन अगर वो सिक्योरिटी के बेसिस पे इशू कर रहा है कि भाई ये इसने दे दिया कि भाई इसने बंदे ने पैसे ले लिए इस बंदे से, ये ए है और बी है, ए ने बी से पैसे ले लिए और बी को बोला कि मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा 1 महीने के अंदर, और ये जो चेक है मैं तुम्हें चेक इशू कर देता हूँ, मतलब अगर 10 लाख लिए हैं तो 10 लाख का चेक इशू कर देता हूँ एज अ सिक्योरिटी। इन सिचुएशन अगर मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर पैसे नहीं दे रहा फिर तो तुम्हारे पास मेरा चेक है, तो इन सिचुएशन में जो है 489 एफ अप्लाई नहीं होगा। अब ये क्योंकि एक स्पेसिफिक जो है पॉइंट है, तो आप भी अपने केस की एक स्पेसिफिक पॉइंट पकड़ेंगे, एक दो या तीन जरूर पकड़ेंगे जो भी सिचुएशन होगी। अब जैसे ये चेक की सिचुएशन है तो मैंने ये आपके साथ शेयर की है सिचुएशन, जो भी एक वीक पॉइंट है कंप्लेनेंट साइड की। तो आपका केस जो भी होगा, मर्डर का होगा तो आप वो वीक पॉइंट पकड़ेंगे कि भाई इसने 2 दिन 3 दिन डिले क्यों किया, तो वो आप सारा कुछ ग्राउंड बना के अपने क्लाइंट को अक्विट करा सकते हैं। उसके बाद ये जो भी इसने एलिगेशंस लगाए हैं वो प्रूव करेंगे कि भाई ये जो झूठे लगाए गए ये किसी किस्म का ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो क्या है कि भाई इसने 502 लगाया हुआ है, ऊपर हमने लिखा था 502, इस वजह से हमने मेंशन किया हुआ है कि भाई इसने एप्लीकेंट ने धमकियां दी हैं हमारे कंप्लेनेंट को, लेकिन एप्लीकेंट ने कभी इसको धमकियां ही नहीं दी, और ये सेक्शन मिस अप्लाइड किया गया है क्योंकि सिचुएशन को मिस जो है मोर कॉम्प्लिकेट करने के लिए। तो इस वजह से ये सेक्शंस भी जो है मिस अप्लाई कर रहे हैं। दोनों सेक्शन 489 एफ भी अप्लाई नहीं हो रहा, 506 भी अप्लाई नहीं हो रहा। अब दोनों सेक्शन अप्लाई नहीं हो रहे तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, अक्विटी होना चाहिए, क्योंकि दो जो सेक्शन है वो तो प्रूव होने के है नहीं रहे, तो इस वजह से उसको अक्विट कर देना चाहिए। तो उसके बाद हम लिखेंगे कि भाई द फर्दर प्रोसीडिंग्स, जो अगर इसको चलाया जाएगा वो वेस्ट ऑफ द टाइम होगा इस ऑनरेबल कोर्ट का। अगर ज्यादा इस केस को घसीटा गया तो कोर्ट का वक्त जाया होगा, फिर कोर्ट को कुछ काम की चीज मिलेगी नहीं, और ये प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कि भाई अप्लीकेंट हमारा कन्विक्ट हो जाए, क्योंकि अप्लीकेंट के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। अब ये कोर्ट को हम क्या कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं कि भाई हमारा क्लाइंट जो अक्यूज है उसके ऊपर क्या है, किसी किस्म का एविडेंस नहीं है, लिहाजा उसको क्या किया जाए, अक्विट किया जाए, और ये हम सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि इसको कन्विक्शन नहीं आएगी। थोड़ा बहुत हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं ताकि वो जज परसुएट हो जाए। उसके बाद ये ग्राउंड बनाएंगे कि भाई हमारा जो एप्लीकेंट अक्यूज है वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, ना ही किसी किस्म का सख्त क्रिमिनल है, लिहाजा इसको सॉफ्ट हैंड्स से डील किया जाए, नरम हाथों से देखा जाए, नरम आंखों से देखा जाए। जैसे हम बोलते हैं ना, मुहावरन हम बोलते हैं कि इसको नरम आंखों से देखो। तो ये आप ग्राउंड बना सकते हैं। ये आप तब ग्राउंड बनाएंगे जब आपका क्लाइंट वाकई में हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं हो। कभी कभी क्या होता है, एक ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके क्लाइंट्स पहले भी किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड हो चुके थे, सजा याफ्ता हो गए हैं, तो इन सिचुएशन में आपको ये ग्राउंड नहीं बनाना। लेकिन नॉर्मली क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइंट ऐसे आते हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं होते, अमूमन झूठे केस होते हैं, तो इस सिचुएशन में आप ये ग्राउंड बना सकते हैं। उसके बाद हम जैसे नॉर्मली लिखते हैं कि ये एप्लीकेशन अलो नहीं की गई तो इसकी गाड़ी खराब हो जाएगी, अगर इसको बेल नहीं दी गई इसके साथ ज्यादती हो जाएगी, तो इधर भी वही ग्राउंड बनाएंगे कि भाई अगर ये एप्लीकेशन अलो नहीं की गई तो इंसाफ की बालादस्ती नहीं रहेगी, इंसाफ की मिसकैरेज हो जाएगी। और जो भी फर्दर ग्राउंड है, जब ये एप्लीकेशन चलेगी तो कोर्ट से परमिशन लेकर हम जो है अपनी ग्राउंड्स देंगे। और एडवोकेट फॉर एप्लीकेंट स्लेश अक्यूज, अगर हैदराबाद का केस है तो हैदराबाद डेटेड। तो ये है इक्विटल की एप्लीकेशन। उसके बाद हम एफिडेविट देते हैं। एफिडेविट जो है वो हमने पहले भी देखा था कई बार, तो हम इसको रिपीट नहीं करते, आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आपके साथ शेयर भी किया जाएगा, आप खुद देख लेना इसको। तो हम देखते हैं कि और कोई चीज रिमेनिंग है। तो आज का यही लेक्चर था अक्विटल से रिलेटेड कि भाई केस से पहले भी आप अक्विट करा सकते हैं। नॉर्मली आपका यही व्यू होता होगा कि जजमेंट तक वेट करना होगा, जजमेंट के बाद हमारा जो अक्यूज है वो अक्विट हो सकता है, लेकिन यह रेमेडी दी गई है लॉ में कि आप
जजमेंट से पहले भी अपने क्लाइंट को अक्विट करा सकते हैं, लेकिन आपको ग्राउंड्स देने होंगे उधर कि भाई हमारा जो क्लाइंट है उसके ऊपर केस झूठा है और किसी किस्म का सबूत ही नहीं है। ये अक्विटल तब होगा जब केस कमजोर होगा। अगर केस मजबूत है तो इस सिचुएशन में आप ये फाइल नहीं करेंगे। ये जो 2249 ए और 265 के एक एप्लीकेशन है, ये तब फाइल की जाएगी जब केस क्या हो, कमजोर हो, वीक केस हो। अगर कोई सबूत दे रहा हो बाकायदे, अगर तो उस सिचुएशन में आप ये फाइल करेंगे तो वो पहले ही तारीख पे डिसमिस हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि उधर देखना होगा कंप्लेनेंट ने जो एविडेंस दिए हुए वो स्ट्रांग नहीं है। अगर स्ट्रांग हैं तो आपके पास उससे ज्यादा स्ट्रांग काउंटर आर्गुमेंट्स हैं, तो इन सिचुएशन में ये आप फाइल कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर अक्विटल से रिलेटेड। तो अगर किसी को सवाल हो इससे रिलेटेड तो काइंडली पूछ ले, वरना हम लेक्चर को इन कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो है अपील, अक्विटल अपील और अपील अगेंस्ट कन्विक्शन और क्रिमिनल रिवीजन। वो तीन टॉपिक्स हैं। उसके बाद क्रिमिनल मॉड्यूल हो जाएगा खत्म। फिर हम एक टेस्ट रखेंगे जो एमसीक्यूज रिलेटेड होगी। तो क्रिमिनल मॉड्यूल से होगी सारा क्रिमिनल मॉड्यूल। उसमें ड्राफ्टिंग से रिलेटेड प्लस जो आपने प्रोसीजर पढ़ा है, सेक्शंस भी आपको याद करने हैं। तो तकरीबन 20 से 25 एमसीक्यूज होंगे। 3-4 दिन आपको दिए जाएंगे, आप उसको रिवीजन कर लें। उसके मतलब टेस्ट के लिए आपको 4 दिन दे जाएंगे, आप 4 दिन के अंदर आपको सबमिट करानी होगी। गूगल फॉर्म के थ्रू हम कर लेंगे वो सारा कुछ। उसके बाद रिजल्ट आएगी उसकी, फिर हम सिविल मॉड्यूल की तरफ जाएंगे। क्योंकि हम भी देख लें कि एक फीडबैक आपका बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत से स्टूडेंट असाइनमेंट अच्छी तरह सबमिट करा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं करा रहे। तो उसके लिए हमने ये रखा हुआ है कि आप सारे जो है टेस्ट देंगे। इससे क्या होगा, आपका भी फायदा हो जाएगा। इस बहाने आप भी पढ़ लेंगे, आपके भी सेक्शंस याद हो जाएंगे। ये चीज ऐसी है कि सेक्शंस आपको भूल जाए, इसमें कोई चीज मतलब कि परेशान होने की नहीं, मतलब नहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। आप एक बार भूल जाते हैं, फिर आप दूसरी बार याद करोगे, तीसरी बार याद करोगे, जब आप चौथी पांचवी बार याद करोगे फिर आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो आप ट्राई करोगे तो आप 5वीं बार तक पहुंचोगे, लेकिन आप ये सोचोगे कि भाई मैं तो भूल जाऊंगा, फिर तो आप फर्स्ट बार ही ट्राई नहीं करोगे और आप ऐसे ही चलते रहोगे। सेक्शंस याद करने जरूरी हैं, उसके साथ साथ प्रोसीजर और जो भी चीजें ड्राफ्टिंग में हम सीख रहे हैं, और लीगल मैगजिम्स जो सीख रहे हैं, लीगल टर्मिनोलॉजी जो सीख रहे हैं, वो आपको याद करना जरूरी है। तो मैं आपके साथ लीगल वोकैब शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो अगर किसी को सवाल हो तो ठीक है, वरना हम क्लास को एंड करते हैं इधर। चले ठीक है, हम जो है क्लास को इधर एंड कर दें। फिर अगर किसी को कोई सवाल हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लें या एडमिन से पूछ लें, उधर आपको जवाब मिल जाएगा। जजाकल्ला खैर। जी जी, ड्राफ्टिंग ऐप मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अदनान ने पूछा है। जजाकल्ला खैर। फी अमानिल्लाह।